पिछले कुछ हफ्ते से वो बिज़नेस को लेकर बातचीत हो रही है। मतलब हमारा बिज़नेस में जो जो एलिमेंट्स काम करते हैं, जो जो चीज़ें काम करती हैं, अपन उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि हर बार क्या क्या देखना है, कैसे कैसे देखना है। तो आज हम कुछ करें, कुछ उससे मतलब उन्हीं में से कुछ जो चीज़ें देखना चाहिए हमें वो देखना है ना। तो जैसे बिज़नेस जब होता है ना, तो आपको सबसे पहली बात तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। जो भी आप बिज़नेस करने वाले हैं ना, उसके नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा बिज़नेस है। अब बिज़नेस बहुत सारे तरीके के होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री होती है आपकी, प्रोडक्शन होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग होती है आपकी, ट्रेड होता है आपका, है ना, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होते हैं। तो मतलब बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप जानो कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसमें क्या रोल है। अब उसमें कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि वो फुल स्टेक बिजनेस करते हैं। मतलब अपन यूँ समझ सकते हैं कि एक कंपनी है, वो उनकी खुद की खदानें हैं, उनकी खुद की उन खदानों में से मतलब सोना निकालते हैं। उस सोने को शुद्ध करने का, फिल्टर करने का काम भी उन्हीं का खुद का है। उसका तार और पतरा बनाने का काम भी उन्हीं का है, उसके गहने बनाने का काम भी उन्हीं का है, और उन गहनों को बेचने का काम भी उन्हीं का है रिटेल में। तो ऐसी फुल स्टेक कंपनी भी हो सकती है। क्या हो सकती है? फुल स्टेक कंपनी। और या फिर आप ये हो सकते हो कि आप सिर्फ गोल्ड के जो बने बनाए आइटम आते हैं उन्हें बेचते हो। रिटेल चेन है आपकी, पूरी एक बिजनेस रिटेल चेन है। या आप ट्रेड कर सकते हो कि हम थोक से लेते हैं और फुटकर वालों को बेचते हैं। मतलब हम जो मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, थोक हम रखते हैं और चेन। या फिर हम मैन्युफैक्चरर ही हो सकते हैं कि भाई हम तो सिर्फ कच्चा माल लाते हैं और उसे फिनिश करके थोक वाले को दे देते हैं। तो इस पूरी चेन में से आप किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। या फिर हम पूरी चेन, तो ये हमारे जहन में पहले से डिक्लेयर होना चाहिए कि हम बिजनेस किस टाइप का बनाना चाहते हैं। अगर हम गोल मोल करते हैं, मिसाल के तौर पर हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, सेलर भी हैं, और मतलब प्रोडक्शन भी हमारा खुद का है, और मतलब अब सब है, और हम उसमें फंस गए क्योंकि हमारे कल्चर नहीं बन पाया, हमारा सिस्टम नहीं बन पाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में जितनी आइटम लगते हैं या जितनी चीज़ें लगती हैं, उसमें भी हम उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए, उतनी मशीनें नहीं ला पाए, उतने संसाधन उपलब्ध नहीं कर पाए, उतने कारीगर, उतना बजट नहीं है हमारे पास, पूंजी नहीं है। अब मालूम पड़ा हमने ट्रेड की भी दुकान खोल ली, तो अब वहाँ स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास, तो अब वो उधर भी फंसे हुए हैं, इधर भी फंसे हुए हैं, और हमने रिटेल भी रखा की है। अब रिटेल में भी हमारे पास उतनी वेराइटी नहीं है कि ग्राहक हमारे पास आ चुके हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है तो हमारा ट्रेड कम है, हमारा ट्रेड कम है तो हमारे पास सेल्स भी कम है। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी एक चीज़ में अपने आप को डालो कि हम ट्रेड करते हैं, तो उसके आप शुद्ध कर लो अपने आप को। हम तो ट्रेड करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। क्या नहीं करते? हम तो ट्रेड करते हैं। अगर आपको लग जाएगा आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, या ट्रेड का बेनिफिट हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग में मिल सकता है या रिटेल में हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो आप बहुत सोच समझ के शिफ्ट लाओ अपने अंदर, थोड़ा बदलाव करो। आप जल्दीबाजी में भाई जी हम बना रहे हैं इसलिए हम बेच रहे हैं, नहीं, इसलिए मत बेचो। आप पूरा ध्यान बनाने में, अगर आपकी मार्जिन अच्छा है तो आप बनाने पे ध्यान ज्यादा दो। बिक्री में मार्जिन अच्छा है तो आप बिक्री पे ध्यान दो। ट्रेड में मतलब रिटेल की जगह अगर आप थोक में अगर आप कमाना जानते हो तो उस पर ध्यान दो। तो सबसे पहली बात तो आप जानो कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। सबसे पहला काम क्या करो, आप ये जानो कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है। अच्छा, उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने बताया कि पैदा होने से लेके एंड तक, आपके बिजनेस में कौन सा वो पार्ट है जिसमें अच्छा मार्जिन है। हो सकता है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग में उतना अच्छा मार्जिन नहीं जितना रिटेल में, कुछ ऐसा होता है कोई रिटेल में उतना अच्छा मार्जिन नहीं जितना होलसेल में या ट्रेड में। तो ये अलग अलग आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके उन पार्ट को जाने कि जिस पार्ट में ज़्यादा मार्जिन है, और कोशिश करें कि अगर आपकी आउटरीच है वहाँ तक तो फिर आप उसे पूरा कर लें। जैसे अभी हमारे फरहान भाई ने बताया कि भाई मैंने देखा कि हमारे इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम है कि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। तो पहले इन्होंने कॉमन प्रॉब्लम हल की कि नहीं हम तो यहीं ला के माल बनाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि उसको स्पेशलाइज किया कि नहीं भाई इसमें से इन चीज़ों को हम ही बनाएंगे। तो एक बड़ा उसमें हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि बिजनेस होता भी इसी चीज़ का नाम है कि आप रोज़ाना उसे सोचो, और रोज़ाना प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड सोचो। आप जो कर रहे हो उसको कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है, वो एक होने वाली गति है, एक घटना है। मिसाल के तौर पर मैं सुबह अपनी दुकान पे जाके बैठ गए और शाम तक अपनी दुकान पे बैठा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे दुकान चल रही है, ग्राहक आएगा तो मेरे पास सेल्समैन है, या नहीं है तो भैया मेरे सेल्समैन, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? मैं बिजनेस थोड़ी बना रहा हूँ, तो एक काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बैठ कर सोच रहा हूँ तो ये मेरा काम है। क्या काम है? और ये बाहर से आने वाली परिस्थिति है।
अपन ने सबसे पहले समझा था कि जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो कहाँ से सोचते हैं, बाहरी चीजों का क्या क्या ला सकते हैं। तो वो आप जो नहीं है मौजूद वो लाओ, क्या लाओ जो मौजूद नहीं है। ये आपका काम है। मेन रोल आपका क्या है आपके बिजनेस में, इसी से काम बड़ा हो सकता है। अगर आपको काम बड़ा करना है तो कैसे होगा, जो वजूद में नहीं है उस पर सोचना। जो वजूद में है अगर आप उसी को देख रहे हो तो फिर आप बिजनेस नहीं देख पा रहे हो, तो काम कर रहे हो। जो ये दूसरी टीम हो गई, तीसरी टीम हो गई, यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी टीम में अगर आप रहना चाहते हो तो जो वजूद में नहीं है आप उस पर ध्यान लगाओ। किस पे लगाओ, समझ आ रही। ये आपका हर वक्त का काम है। आपका हर वक्त का काम क्या है, इसे बोलते हैं काइजन। क्या बोलते हैं, काइजन टेक्निक। जापानी एक पद्धति है। जापान में अभी मैं कहीं सुन रहा था कि अगर आप वहाँ पर 1 करोड़ रुपए जमीन पे पटक दो तो कोई उठा के नहीं लेके जाएगा। अगर आप वहाँ पर कुछ भी घटना ऐसी है, हर काम वो परफेक्ट तरीके से करते हैं, वो उनके कल्चर में आ चुका है। वो ईमानदार इतने हैं कि अगर इस्लाम की बात करो तो वो कहते हैं ये सब तो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर ही नहीं। व्यवस्थित इतने हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, हर चीज में वो परफेक्ट हो गए। ये परफेक्शन कहाँ से आया आपके पास, एक टेक्निक, काइजन टेक्निक। क्या है काइजन, क्या होता है, छोटे छोटे सुधार करना, छोटे छोटे सुधार करना। अगर मालूम पड़ा कि मैं एक मोटा ताजा गोल मटोल सा एक आदमी हूँ और मैं सोचता हूँ एकदम स्लिम ट्रिम एकदम फिट हो जाऊँ, तो इसके लिए मुझे जो एफर्ट्स लगेंगे वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मैं हिम्मत जवाब दी जाएगी मेरी, कर यार मेरा खाना पीना ही बंद करना पड़ेगा, मुझे दिन में 3 घंटे जिम जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि यार वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसी के बिलमुकाबले में अगर कोई समझदार आदमी मुझे गाइड करे और मुझसे ये कहे कि देखो ज़्यादा कुछ मत करो, आप सिर्फ जो ज़्यादा चाय पीते हो उन्हें कम कर दो और थोड़ा चलने लगो। क्या करो, थोड़ा चलो 100-200 मीटर। तो मैं थोड़ी चाय तो कम कर सकता हूँ और 100-200 मीटर भी चल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, जब मैं ये करने लग जाऊँ तो फिर वो ये कहेगा इतनी चाय की जगह और भी कम कर दो। या खाने में वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो ना, उस मीठे को थोड़ा कम कर लो, है ना। और 200 मीटर की जगह आप 400 मीटर चलने की आदत डालो। मैं सोचूंगा यार 200 चल ही लेता हूँ, 200 और चलने में क्या परेशानी। और ये होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कि मैं 3 घंटे जिम का भी काम कर रहा हूँ या फिर दौड़ रहा हूँ और मेरी वो सारी खाने की आदतें भी खत्म हो जाएगी। तो इंसान जब भी लक्ष्य बनाता है ना, बड़े बड़े बनाता है। अपन जैसे अपन लोग कारोबार के लिए बनाते हैं ना, तो यार हमारी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कैसे हो, तो वहीं हमारा काम खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जो भी आदमी ये सोचता है कि मैं इंटरनेशनल कुछ बनाऊंगा, उसे आपके दिमाग में होना चाहिए, पिक्चर साफ होना चाहिए, लेकिन अगर एफर्ट्स आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, आपको शुरुआती दौर से ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो लोग जर्नी को पूरा लंबा देख लेते हैं ना, वो उससे घबरा जाते हैं कि इतनी दूर चलना। जापान में एक कहावत है कि 10,000 कदम की 10,000 किलोमीटर की मतलब सफर भी 1 कदम से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, तो वो कहते हैं आप तो 1 कदम चलो, अब 10,000 किलोमीटर मत चलो। क्या मत चलो, तो आप अपने कारोबार के अंदर जो कर रहे हो, पहली बार तो आप समझ गए ना, आप स्टेक समझो, आप फुल स्टेक काम बिजनेस करने वाले हो या उनमें से कोई पार्ट करने वाले हो। लेकिन अगर आप कोई पार्ट कर रहे हो या फुल स्टेक कर रहे हो तो उसमें बड़े बड़े डिसरप्टिव चेंज आने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत बड़े बड़े जो आपसे समझ ना पाए या आप कर ना पाए, जब मुस्तकबिल में आप जल्दी उससे हार जाए। इसकी जगह आप छोटे छोटे स्टेप्स लाओ। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, फिर उसके बाद आपने कहा भाई अब मैं ये बना रहा हूँ, अगली मरतबा मैं ये बनाऊंगा, अगली मरतबा मैं ऐसा करूँगा, है ना। ट्रेड में ये बदलाव कर, धीरे धीरे अगर आप करते रहेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ आती है वो हर बार के 1% में आती है। इसमें आती है अगर आप अपने अंदर 1% सुधार करते हो, 1% सुधार, और अपनी हर चीज़ों में 1% सुधार करते हो, हर चीज़। तो आपको अपने बिजनेस में क्या सोचना है कि मैं इस काम में 1% क्या सुधार कर सकता हूँ। इस काम अगर मैं ग्राहक से डील कर रहा हूँ तो इसमें मुझे 1% सुधार कैसे करना है कि मैं बोलने में थोड़ा पोलाइट बोल सकता हूँ, मैं उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट से पहले पानी पिला सकता हूँ, है ना, या फिर मैं उसको कुर्सी दे सकता हूँ तो भाई साहब पहले बैठो और पानी पियो फिर अपन बात करेंगे। पहले मैं कुर्सी नहीं देता था या पानी नहीं पिलाता था, या बात करने में मैं डायरेक्ट पॉइंट से बात शुरू करता था, भाई क्या चाहिए। इसकी जगह मैं कुछ बोलता भाई साहब बढ़िया मजे में हो, परिवार में सब ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ अब बताइए आप कुछ, मैं कैसे बता सकता। अब ये 2 शब्द मैंने अगर पहले जोड़ दिए तो इससे मेरी कोई इज्जत चली गई, लेकिन है मिल गई इज्जत, है ना, हमने उसको इज्जत दे दी, है ना। अब मैंने देखा अभी भोपाल में एक होटल है बादस्तूर के नाम से, वो होटल है, तो आप जैसे ही पहुंचते हो तो उसका मालिक खड़ा रहता है, वो आपसे हाथ मिलाता है और भाईजान सब ठीक है। तो आप जब 4 लोगों के साथ जाते हो तो वो फील कराता है कि हमारे आप पुराने रेगुलर कस्टमर हैं और हमारे बहुत इज्जतदार हैं। तो अभी उसकी एक होटल से दूसरी होटल शुरू हो गई, एक बड़ा अच्छे से उन्होंने वो काम किया, और जो एक बार जाता है ना वो दोबारा अपने दोस्तों को लेके जाता है वहाँ कि देखा बादस्तूर वाले से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, क्या है। तो उसकी एक जरा से एफर्ट से, कौन से एफर्ट से,
कि वो जब भी आपसे मिलता है वो सबसे ही ऐसे मिलता है। मैंने ये अंदाज किया, मतलब वो सबसे ही ऐसे मिलता है, लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। हाँ वो आदमी दूसरा उसको, तो ये आपका एक तरीका एफर्ट्स है। क्या है, आप 1% सुधार क्या कर लो, जो भी कर रहे हो, ट्रेड में आप ये कर लो, पेमेंट कंडीशंस में आप ये कर लो, पैसा रखने का हिसाब रखने का तरीका, आप अगर 5 साल से एक ही तरीके से अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। 5 साल पहले आपका कारोबार था मालूम पड़ा 50,000 का या 2 लाख का, अब 2 लाख का कारोबार करते करते आप 2 करोड़ का हो गया कारोबार, और आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन सी वाली है? तो जो 2 लाख में हो जाती थी, भैया पूरे पैसे आ गए, गिन लिए, रख लिए, दे दिए, किसका देना था आपको याद है, किसके देना था, लेना किससे था आपको याद ही, अपन को सिर्फ ये इतना करना होता था। अब वो 2 करोड़ के टाइप में वो सब नहीं रह चल पाया। अगर आप उसी दिन से 2 लाख की जब आपका कारोबार था, जब से अगर आप 1% सुधार कर रहे होते तो आपके पास बैलेंस शीट होती, P&L होता है, ट्रायल बैलेंस होता है आपके, है ना, जो भी पेमेंट्स के जो तरीके होते हैं, मोड होते हैं, आप बहुत सारे रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं आप अपने बिजनेस का। तो 20 करोड़ का हो जाएगा तो आपको रेशियो एनालिसिस करना पड़ेगा, और 200 करोड़ का जब बिजनेस हो जाएगा तो आपकी अकाउंटेबिलिटी की लैंग्वेज बदल जाएगी थी। लेकिन ये कैसे होगा, अगर आप आज से सोचेंगे तो यार 200 करोड़ के कारोबार में इतना सब कुछ करना पड़ेगा तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, और आप यहीं डर जाएंगे, और ये मुझे आता ही नहीं, ये सब मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी से अगर रोजाना 1% सुधार की बात करते हैं, अभी आप सिर्फ डायरी भी लिखते थे, अब अपन भाई कैशबुक ले आएंगे, प्रिंटेड कैशबुक आती है। अभी डायरी पे हिसाब किताब लिखते थे, काय पे लिखते थे अपन, किसका लेना है किसका देना है, तो नहीं डायरी पे नहीं करके अपन काय पे करेंगे, कैशबुक और लेजर 2 बुक ले आएंगे। पहले कैश लेजर लिया, अब लेजर पे करने लग गए, थोड़ी देर अपन समझ में आएगा, डबल एंट्री करेंगे, अपन लेजर भी लिया, कैशबुक भी लिया। अब कैशबुक और लेजर लिया है, थोड़े दिन जब अपना कारोबार अच्छा जम गया तो अपन का एक काम करो, इसे कंप्यूटराइज करते हैं अपन, है ना, टैली पे आ गया अपन, टैली के अपन सिर्फ अपन ने अकाउंटेबिलिटी खोल ली, फिर आप इन्वेंट्री ला सकते हो, फिर कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हो, फिर उसका वर्जन बदलता जाता है आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन ये होगा जब आप 1% सुधार की आदत रखोगे अपने में। क्या रखोगे, बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है अपने बिजनेस में कि मैं स्टेक के कौन से पार्ट में काम करता हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ, मैं होलसेल करता हूँ, या मैं रिटेल करता हूँ। मेरे बिजनेस में कौन से पार्ट में ज्यादा प्रॉफिट है और कितनी फिजिबिलिटी में वो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मानो पड़ा कि ये कारोबार अपने एरिया का है ही नहीं। कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो आपके एरिया में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपके इधर मतलब माइंस ही नहीं है, सोने की खदान ही नहीं है, और आप यहाँ पर क्या करने लगा था, मैं तो खदान में ही रखूँगा। अगर यहाँ पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना उसका, या है ना, या उसको प्रोडक्शन करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपने तो क्या सोचा कि प्रोडक्शन भी मैं ही करूँगा भैया। अब भैया तुम्हारे एरिया में नहीं है, अब वो भैया फिर उस साइज के लोग काम करते हैं ये वाला, तो आप पहले उसकी फिजिबिलिटी चेक करो कि नहीं मैं कौन कौन से पार्ट पे कर सकता हूँ। हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अभी आप उसके काबिल नहीं हो पाए, है ना। तो पहले मत कूदो, थोड़ा जल्दी। अगर प्री मेच्योर अगर कोई भी काम होता है ना वो रिस्की होता है, मेच्योर होने के बाद हर काम होता है। बच्चा 9 महीने अगर पेट में रहेगा ना तो उसके बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और वो ग्रो भी करेगा, बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन अगर वही बच्चे को 5-5 महीने के 2 बच्चे अगर निकलेंगे तो कोई समस्या नहीं जिंदा रहेगा ना। तो प्री मेच्योर कोई भी काम होता है ना वो बिगड़ जाता है, मेच्योर होने के बाद कोई भी काम होता है तो वो बढ़ जाता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो ऐसे ही मेच्योर करो, आप जो भी काम कर रहा हो ना इंश्योर करो कि ये उतना हो गया। आप जिस स्टेक को संभाल पा रहे हैं, जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं आप, बढ़िया। आपको लग गया कि मेरा रिटेल का बिजनेस इतना बढ़ गया है कि अब मुझे होलसेल खुद ही कर लेना चाहिए, तो मेरे अगर 8 स्टोर हैं तो एक स्टोर मेरा होलसेल का भी शुरू हो सकता है, तो मैं अपने ही 8 स्टोर को एक होलसेल में माल दे सकता हूँ। तो आप होलसेल शुरू कर सकते हैं। अब 8 या 64 होगा तो आपके 8 होलसेल स्टोर हो जाएंगे। तो आपने कहा यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि अपने पास होलसेल का भी अपना ही बिजनेस है, रिटेल भी अपना ही बिजनेस है। अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो अपन कॉस्ट में और फर्क ला सकते हैं, तो फिर आप यहाँ ला सकते हो आप, है ना। फिर अगर आपको लगता है कि वो मटेरियल का प्रोडक्शन भी आप ही कर सकते हैं, अपने ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, पैन इंडिया आपका इतना बड़ा कारोबार है, इतने ये है वो दुनिया भर की, तो आप प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं। लेकिन आपको पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये सोचने का काम क्या है, लगातार निरंतर हर रोज हर वक्त आपका काम यही है। एक ऑनर का काम ये होता है कि वो सिर्फ सोचे क्या करे कि और सुधार कहाँ किया जाता है, और हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा सुधार पक्का करें। मान लो अगर वो मान लेगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इसमें अभी 3 डिपार्टमेंट, अभी जो मेरा बिजनेस है, एक है खरीदी, मतलब खरीदी होना मेरा पिक्चर होता है, खरीदी होता है, दूसरी है बिक्री, और तीसरा है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ये वो डिलीवरी की चीज़ें। अब ये 3 डिपार्टमेंटों के बारे में वो और फिक्र करें कि खरीदी और अच्छी कैसी कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। रोजाना इस बारे में 1% मेरा क्या सुधार है आज का, रोजाना वो ये करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, मैं जिस कुर्सी में बैठता हूँ क्या उसे घुमा के बैठना चाहिए, इधर से मैं ग्राहकों की तरफ मुँह नहीं हो पाता जैसे मेरा अच्छे से मुँह हो पाता है।
है ना, या मैं जो मेरी टेबल है वो पर्याप्त है, साइज में बड़ी है या छोटी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है जिसमें बहुत सारी जगह घेर रही हो, या ज़्यादा छोटी तो नहीं है जिसमें मेरा सामान ही ना पा रहा हूँ। डेस्क का साइज होना चाहिए उससे भी छोटी है, तो मालूम पड़ा आधा सामान लेकर पड़ूंगा, तो क्या उतनी है? आपके पास जो कैलकुलेटर है वो किस साइज का है, किस पर्पस का है? आपके पास पेन है, डायरी है, मैंने बोला कि फेसबुक है, बुक है, डायरी है, डेली बुक है, क्या हर एक चीज़ पे गौर करना, किस पे काम करना। इवन मैं कुछ आप तो ये सोचो आपके पास जो पंखा लगा हुआ है आपके ऊपर वो कैसा है। मैं जब शुरुआती दौर में मैंने जब ऑफिस कल्चर में मैं गया, शिफ्ट हुआ, तो उसके पहले बहुत सिंपल लॉजिक था मेरे पास कि जितना अच्छा तेज चलने वाला पंखा होता है उतना अच्छा होता है। मतलब पंखा मतलब क्या होता है? हवा देना, और तेज हवा देना मतलब और अच्छा पंखा है। तो मेरे दिमाग में ये बात साफ सुथरी थी कि भैया अच्छा हवा देने वाला पंखा मतलब अच्छा पंखा। और बहुत दिन तक मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि साला वो डेस्क पे जो भी कागज रखो तो उसे पकड़ के बैठो, तो वो पंखे की आवाज उड़ते थे। डायरी को पकड़ के रखना पड़ता था, पेपर को पढ़ना है तो पकड़ के रखना। तो लंबे टाइम तक ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत दिन बाद समझ में आई कि पंखा इतना रखो आप जो एयर सर्कुलेशन भी रखे, लेकिन अपने आप के एटमॉस्फेयर को भी बिगाड़ेगा। तो अब ये चीजें भी आपको और फिर असर डालती हैं। अब आप समझ रहे हो अगर पंखे का मेरे काम से क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे पूरा फर्क पड़ने वाला है। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन आप सही से रख नहीं पा रहा है, उसे देख नहीं पा रहा सही से, तो आप सोचोगे कैसे? अब 4 कागज रख के आप एनालिसिस कर रहे थे, एक उड़ गया, अब उसको ढूंढने में लग गया, फिर उसे वापस लाया तो मालूम पड़ा कोई दूसरा से रख गया है इसमें, तो आप फिर जमाने में लग गया कौन सा कागज किधर था। फिर आप पकड़ के बैठे हुए, आप काम तो कर ही नहीं पा रहे, उन्हें पकड़ने लगा हुआ है। मगर फर्क पड़ता है, आपके एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। किसका पड़ता है? जिससे ना अपन ने कहा ना, जिस सोसाइटी का आपके ऊपर असर पड़ता है, आपके एटमॉस्फेयर का भी उसका असर पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, अभी हम एक डील लेके गए किसी के पास, हम लोग गए थे 20-25 लाख रुपए हम उसे देंगे। कितना देंगे? प्रॉफिट के दे सकते थे, हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम उसे 20-25 लाख तक दे सकते थे। और जब हम वहाँ उसकी दुकान में पहुंचे तो वो रिटेल का एक कारोबार करता था, उसके पास थी ये जो कोक और पेप्सी की जो आती है ना एजेंसी की, वो सालाना उसमें 3-4 लाख रुपए कमाता था। कितना कमाता था सालाना? कितने दिन में? हर साल वो 4-5 लाख रुपए तक कमा लेता था। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो कहने भाई साहब देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं आपसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास फुर्सत ही नहीं। देख रहे हो आप, दिन बार उसके बाद ये आया 200 इसके काटे, 300-5,000 इसके, 3,222 इसके काटना, इसको देना, ये उठा ले वो निकाल ले, ये कितनी हो गई गिर गया, और पूरा टाइम उसमें लगा दिया। हमने बहुत कोशिश करी कि हम इससे बातचीत करें, वो नहीं माना। तो हम अपना एक ऑफर हमने एक स्टार्ट तो लेते हैं ना, भाईजान जो करना है आप कर लो। तो मैंने कहा आप 5 लाख रुपए इसके देंगे, आओ भाई साहब, मैं आ नहीं पाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, हम 20 लाख रुपए बचा के ले आए। अगले 5-4 साल की उसकी मेहनत हमने, क्योंकि उसके पास माहौल नहीं था ना, हम बात कर पा रहे थे ना वो हमसे बात कर पा रहे थे। उसने अपनी टेबल के 20 लाख रुपए यानी अगले 4 साल की मेहनत उसने कुर्बान कर दी। उसे पता भी नहीं चला, कभी पता नहीं चलेगा उसकी जिंदगी चल पाएगा, वो सोचेगा ही नहीं। उसने ये तो अभी करी, वो उसके पहले कितनी सारी, वो तो इससे 50 अपॉर्चुनिटी उसके खो गई होंगी, उसे पता नहीं चला होगा कभी, और इतना खोता रहेगा और कितना और खोता रहेगा। तो आपको अपना एटमॉस्फेयर सुधारना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आप जिस कल्चर को करने वाले हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं, क्या वो कल्चर सूट करता है, वो एटमॉस्फेयर सूट करता है? अगर वो सूट नहीं करता है तो आप खतरे में, आप बड़ा नहीं कर सकते, आप नहीं सोच सकते। समझ रहे हैं बात को? तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? समझ रहे हैं? अब अपन बात करते हैं जैसे अलग अलग, हमने एक बात की थी डील बिजनेस में एक काम होता है डील। तो सबसे पहली बात तो इसकी डील की इंपॉर्टेंस समझ लें। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ डील से होते हैं। किससे होते हैं? जो डील होती है ना वो मेन होती है किसी भी बिजनेस में। मेरे कुछ पार्टनर हैं जो मुझसे बहुत तेज काम करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में लॉस जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जब वो काम करते हैं तो बाद में कुछ ना कुछ नुकसान होगा के आते हैं। क्या करके आते हैं? जब आप उनको देखते हैं, मेरे आसपास में बहुत लोगों को देखता हूँ जिनका काम बहुत अच्छा होता है, खूब लॉकडाउन बड़ा। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा हो जिनका काम बड़ा सारा है लेकिन दिवालिया हुआ है। कुछ नाम पुराने सुने होंगे, सब फला साहब का कारोबार बहुत बड़ा था, बाद में वो दिवालिया हुआ है। मेरे 1-2 रिश्तेदार हैं, 1-2 मेरे मतलब दोस्त से आ रहे हैं, तो 1-2-4 लोगों को मैं जानता हूँ उस में कि जिन्होंने अच्छे खासे बड़े सारे कारोबार के दौर में दिवालिया हुआ। कब हुए वो? जब कारोबार बड़ा चल रहा था उनका, तब वो क्या हो गया? दिवालिया हुआ। तो कैसे हुआ दिवालिया? उन्हें प्रॉपर डील करना नहीं आता। क्या नहीं करना आता? डील करने में वो लोग क्या गलती करते हैं कि जहां प्रॉफिट गेन करना चाहिए वहां पर लॉस गेन करते हैं। क्या करते हैं? 2 चीजों में से आप लॉस गेन कर सकते हैं या प्रॉफिट। नंबर 1 आप डील में, नंबर 2 एग्जीक्यूशन में। कभी कभी आपके अंदर इतने अच्छे एफर्ट्स होते हैं कि देखने में वो डील आपको नेगेटिव साइड जा रही होती है, लेकिन आपको पता होता है किस पार्ट से मैं इसे एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर लूंगा यहाँ से। तो वो एक
एक एक्स्ट्रा, वो बहुत कम चांस होते हैं, वो मान के चलो 20% होते हैं। 80% जो प्रॉफिट होता है आपका वो डील में होता है। किस में होता है? डील में। अब डील कहाँ कहाँ होती है अपनी? कहाँ कहाँ होती है? हर जगह डील होती है, कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ डील ना होती हो। आप अगर एक लड़का रखते हो उसके साथ आपकी डील होती है, अगर आप एक ग्राहक से बात करते हो उससे डील होती है, एक महीने आप परचेज करते हो तो आपको वहाँ डील होती है ना। कुछ भी काम कर रहे होते हर चीज़ में आप कोई ना कोई एक डील कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? अब ये डील करने के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मोटे मोटे पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो एक डायरेक्ट होता है जिसे हम सौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई माल की कीमत को निर्धारित करना। तो हम कैसे कैसे निर्धारित कर सकते हैं? नंबर 1 सबसे पहला काम समझो कि प्री डील वर्क करना। क्या करना? डील से पहले जितना आपने होमवर्क किया है आप उतनी अच्छी डील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास होमवर्क नहीं है तो आप डील नहीं कर सकते और डील खराब हो जाएगी। अगर उस बंदे ने होमवर्क किया होता कि ये 25 लाख देंगे तो वो 50 लाख का ऑफर ले सकता था। क्या कर सकता था? और 25 की जगह 30 भी करवा सकता था। उसने कोई होमवर्क नहीं किया कि इन्हें कितनी जरूरत है, क्या जरूरत है, क्या है, तो नतीजा क्या निकला उसका? उसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा पॉइंट छोड़ दिया। तो एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि डील जो होती है ना वो आपके होमवर्क पर डिपेंड करती है कि आपने उसका पहले से, और होमवर्क किस पे? अपने सामने अपोनेंट के बारे में जानना। अपोनेंट के बारे में जितना अच्छा आप जानोगे उतनी अच्छी डील आप कर सकते हो। जैसे ऐसे समझो, कहते हैं ना कि तजुर्बेकार लोग, मिसाल के तौर पे फरहान एक बैग लेके जाए और एक बैग लेने जाइए यहाँ, तो कौन अच्छी डील कर सकेगा? इनके पास होमवर्क है, ये उस दुकानदार को जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके ना आइटम के बारे में जानते हैं, सब जानते हैं। क्या जानते हैं? तो अच्छी डील इन्हीं को मिलेगी नहीं मिलेगी? इनके बारे में क्या जानते हैं? दोनों के पास 10-10 हज़ार रुपये दोनों जानते हैं इस बारे में, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, दोनों जानते हैं, लेकिन इन्हें उसके बारे में ज्यादा, उस प्रोडक्ट के बारे, पहली बात उस अपोनेंट के बारे में ये जानते हैं कि कहाँ पर थोक का भाव मिलता है, कौन आदमी सबसे कम भाव में देता है। तो जितना ये उसके बारे में जानते हैं उतनी अच्छी डील करके ला सकते हैं। यही है। अगर गलत दुकान में चले गए तो ये गलत दुकान में चले जाएंगे, आप सही दुकान में जा पाओगे। फिर उस मटेरियल के बारे में जानते हो, तो किसके बारे में जानते हो? उस पार्टी के बारे में। तो जितना आप अपोनेंट के बारे में जानते हो, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, मतलब डीलर हो, कोई भी हो। एक ग्राहक आया, अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना है, मेरे पास एक साहब आए, बोले कि हकीम भाई एक साहब आपके पास आएंगे एक डील लेने, आपका एक प्लॉट पड़ा हुआ है वो आपसे लेने आते हैं। उन्होंने मुझे एक इनपुट दिया कि उन्हें बहुत सख्त जरूरत है इस प्लॉट की। मेरे दिमाग में वो प्लॉट की 2-4 लाख रुपए कीमत थी। कितनी थी? वो कहने लगे आप इससे 20 लाख रुपए मांगना, इन्हें तो बहुत जरूरत है। अपोनेंट के बारे में मुझे जानकारी मिल गई, इनपुट मिल गया। क्या मिल गया? वो तो लेंगे 20 लाख में भी लेंगे। कितने में लेंगे? उन्हीं की टीम में से एक बंदे ने आके मुझे इनपुट दे दिया उनके बारे में, अपोनेंट के बारे में। क्या दे दिया? कि उन्हें बहुत सख्त जरूरत है इस प्लॉट की। तो मैं उसकी, मेरे दिमाग में क्या था, वो मेरे ख्याल ताहिर भाई तुम्हें मालूम है के बारे में? हाँ, तो इनमें से कुछ लोगों को मालूम है। तो मेरा अपोनेंट के बारे में मुझे जैसे इनपुट मिला कि भाई इन्हें जरूरत है, तो अब मेरे हिस्से का प्रॉफिट बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? अब क्या क्या हुआ प्रॉफिट? तो नंबर 1 अगर उस, अब मैंने कहा कि 20 लाख रुपए, उन्होंने कहा 10 लाख रुपए। जो 4 लाख की चीज थी वो कितनी दी उन्होंने मुझे? 10 लाख रुपए। फिर मैं थोड़ा सॉफ्ट था तो मैंने कहा चलो ठीक है 10 या 10 12, मुझे याद नहीं है कितने पैसे मुझे बोली, लेकिन ओवरऑल ये हुआ कि मैं दुगनी तिगुना कीमत कैसे निकाल पाया कि मुझे अपोनेंट के बारे में मालूमात थी कि उसे कितना जरूरत है उस चीज की, है ना। मेरे दूसरे क्लाइंट को मेरे बारे में नहीं मालूम थी, मुझे सेम कहानी थी, दोनों किस्से एक ही जैसे। मेरे अपोनेंट को नहीं मालूम था कि मेरे बारे में मुझे कितनी जरूरत है, तो उसने क्या करा, अपना 5 गुना खोया। और मुझे मालूम था मेरे अपोनेंट के बारे में, तो मैंने 3 गुना लिया उससे। तो आपको जितनी आपके सामने वाले के बारे में नॉलेज है आप उतनी अच्छी डील कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करो कि आप अपना होमवर्क करो। कभी भी किसी भी डील में किसी से कोई काम करना तो सबसे पहले उसके बारे में जानो। धीरू भाई अंबानी की अभी एक केस स्टडी आई थी, तो उसमें उन्होंने किसी को बना एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुना था, और उस बंदे को जब बिठाया और बिठाने के बाद जब वो जाने लगा, उसने ज्वाइन करने का मन नहीं था उसका, तो उन्होंने पूछा आपको पिताजी क्या कैसे गए, तो वो ले जाए कि आपको कैसे पता कि नहीं, मैं जिनसे जुड़ता हूँ उनके बारे में जानता हूँ। तो हम क्या समझते हैं उनके बारे में जानने की क्या जरूरत है हमें, तो हम इस बारे में समझते ही नहीं है कि उसके बारे में जान के हम क्या करेंगे। भाई हम तो दे रहे हैं, ले रहे हैं, सामने आ बैठ नहीं। कभी भी कोई भी डील करो सबसे पहला काम ये करो उसके बारे में जानो। क्या करो कि वो बंदा कैसा है, उसको कितनी जरूरत है, क्या काम करता है, किन किन पॉइंट। जितना आप जानते जाते हो, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका थोक का कारोबार है, तो वो अभी मुझे बता रहे थे कि जिस भाव हम बेचते थे आज, मतलब जिस भाव हम पहले खरीदते थे उससे बहुत कम कीमत में अब हम बेचते हैं।
ये कैसे हुआ कि हम जानते गए, पहले हम इनसे लेते थे, फिर और जाना तो फिर इनके पास गए, फिर वो जाना तो वहां तक पहुंचे, फिर वो जाना तो वहां तक पहुंचे, और आज हम वहां की पूरी चीज जानते हैं। तो नंबर 1 चीज हम क्या डील में क्या जानना चाहिए, हमें अपोनेंट के बारे में जानना। नंबर 2 हमें एक जानकारी और बहुत सख्त जरूरत होती है। नंबर 2 जो होता है ना, वो होता है जो आप काम कर रहे हैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना। क्या करना, जो डील कर रहा है ना उसके बारे में रिवर्स इंजीनियरिंग की उसके बारे में जानकारी होना। दूसरा लफ्ज क्या है, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग से होना। यही दोबारा से अपन मिसाल लेते हैं कि ये एक काम करते हैं, ये एक काम करते हैं, वही काम दोनों लेने गए, ये भी एक बैग लेने गए, ये भी एक बैग लेने गए, ठीक है। अब ये जब बैग लेने जाएंगे ना, तो ये उसके पूरे मटेरियल को जरा सी देर में खोल लेंगे। क्या कर लेंगे, भाई साहब चेन तो फलानी लगी, 150 रुपए की दी होगी, 3 चेन है ना, और मटेरियल फला फला लगा है, और इसकी बनवाई की 400 रुपये, तो 400 बनवाई, 300 का ये मटेरियल, 200 का ये मटेरियल, 900 रुपये का पड़ा। अब बताइए कितने का देंगे आप। अगर आज उन्होंने रिवर्स साइंस इंजीनियर से 900 रुपये जैसे इन्होंने कहा, अब आप अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए। समझ में आती बात, तो नहीं आ रही, तो वो कितने बताएगा इनको, 1500 बताएगा, हाईएस्ट 1500 बता पाएगा। और इनको जैसे इन्होंने वो बैग देखा, उनका भाई साहब 3000 का है, तो ये कितने लगाएंगे उसके, 2500 लगाएंगे। 1500 तो कम लगा नहीं सकते, इन्हें वो 1500 दे नहीं पाएगा, ये 1500 कम ले नहीं पाएंगे उससे। तो अगर आप उस मटेरियल की रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हो, जो भी आप डील कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम की वर्थ समझते हो, उसकी वैल्यू समझते हो, उसकी कीमत समझते हो। पहली बात उस अपोनेंट के बारे में समझते हो, दूसरी बात उस मटेरियल की कॉस्ट के बारे में समझते हो, तो आप अच्छी डील कर सकते हो। अब ये मटेरियल का मतलब, मैं यहाँ पर डील से मेरा यहाँ पर इंटेंशन वो उसकी सर्विस हो सकती है। मान लो ये अकाउंटेंट है, तो पहले इसके बारे में जाना, फिर इसके अकाउंटिंग की वैल्यू के बारे में जाना, तो भाई अकाउंटिंग के इतने पैसे घंटा लगता है, कोडिंग के इतने पैसे घंटा लगता है, इतना साफ सफाई का इतना लगता है, पुताई के इतने पैसे लगते हैं। तो जितना भी आपने जान पाओ उस काम के बारे में, पहली बात तो इसके बारे में, दूसरी बात उस काम के बारे में, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, हर एक चीज की आपको रिवर्स इंजीनियरिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जो भी आप डील करने वाले हैं उसमें क्या करना चाहिए आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग। जितनी अच्छी रिवर्स इंजीनियरिंग आपकी होगी, उतनी अच्छी आप डील ले सकते हैं। आप दुनिया में जिनको भी देखेंगे ना, वो ये 2 चीजें खाद सोल करते हैं। क्या करते हैं, किसी को भी देखेंगे, रिलायंस कंपनी का तरीका ये है कि वो कोई भी आइटम लेती है ना, कोई भी कंपोनेंट लेती है, कोई भी मटेरियल लेती है, कोई भी चीज लेती है ना, तो सबसे पहले वो डील ऑफर नहीं लेती, पहले उसकी कॉस्ट वैल्यूएशन करती है। क्या करती है, जैसे आप लेके आए बोलना साहब ये मोबाइल है 10,000, तो वो 10,000 का मोबाइल के ऊपर कीमत नहीं लगाती, वो कहते हैं ये पीस हमें दो। फिर वो उसको खोलते हैं, और स्क्रीन कितने की कहाँ से बनी हुई है, बैटरी कितने की कहाँ से बनी हुई है, ऊपर वो मटेरियल कहाँ का बना हुआ है, इसके मदरबोर्ड कहाँ से बना हुआ, जो जो चीज़ें उसमें लगती हैं वो सबकी कीमत लाते हैं। क्या लाते हैं, क्या आइटम कहाँ का है, और वो जब देखते हैं उसकी कॉस्ट कितने की बनी है, 6,000 का बना के, 5,000 का बना के, 9,000 का बना है। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कि ये 5,500 का बना है, फिर वो आदमी को बुलाते हैं, उससे पूछते हैं भाई 5,500 तेरी लागत है, प्रॉफिट जोड़ तू कितना जोड़ेगा। और कच्चा आदमी क्या कहता है, उन्होंने 10,000 बताया तो अपन कितने बोल देंगे, 8,000 9,000 है ना। और पक्के आदमी क्या करते हैं, कॉस्ट जानते हैं, उससे भी पूछ सकते हो। अगर आपका मान लो ऐसा नहीं है, तो आप अगर बहुत एक्सपर्ट नहीं हो, रिलायंस जैसे एक्सपर्ट नहीं हो, पूरा मोबाइल खोलो चीजें करो, है ना, तो कोशिश ये करो कि हम बातचीत में, सबसे पहली बात तो डील करने से पहले क्या करो, सामने वाले के बारे में जानो। पहले तो आप अगर बड़ी डील कर रहा हो, महत्वपूर्ण डील कर रहा हो, तो कोशिश करो कि उसकी होमवर्क करो, लंबे टाइम से होमवर्क करो, ये सबसे पहला काम करो। क्या करो, और अगर छोटी डील भी है, आपके सामने क्लाइंट आया है, कस्टमर आया है, वही छोटे टेम्परेरी होना है, तो उसके बारे में उससे बातचीत शुरू करो। मैंने कहा कि आप सीधे पूछो क्या चाहिए, इसकी जगह उससे ये पूछो, और भाई क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो, क्या करोगे इसका। जैसे जैसे हम उससे बातचीत करेंगे, हमारे पॉइंट की बात होगी, हमें समझ में आता जाएगा उसे इसकी कितनी जरूरत है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, तो पहले उसके बारे में जानो। फिर उस प्रोडक्ट के बारे में आप उससे पूछ सकते हो, भाई साहब है ना, ये काय का बना हुआ है, इस लेदर का बना हुआ है, फेदर का बना हुआ है, फलाना आइटम बना हुआ है, अच्छा ये कहाँ से आता है ना, ये आप खुद बनवाते हो या कहीं से बनवाते हो। जितनी चीज़ों के बारे में आप ऐसे बातचीत करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके मटेरियल के बारे में जानोगे, आप डायरेक्ट जान सकते हो, उसको डील में जान सकते हो, तो आपकी डील उतनी फाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो दूसरा काम डील में आपको क्या करना है, पहला काम क्या है डील में, आपको सामने वाले के अपोनेंट के बारे में जानना है। दूसरा काम क्या है, उसकी कॉस्ट, जो आप लेने वाले हैं उसकी कॉस्ट के बारे में, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए जैसे मेथड है, आप पूछ परख के रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे भी करके आप उसके जो भी आइटम लेने वाले हैं उसकी कॉस्ट के बारे में जानें, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज क्या होती है, जो डील है ना उसको फेयर करना। क्या करना, अगर आप डील फेयर, लॉन्ग टर्म में लंबे लॉसेज नहीं उठाते। हम सबसे बड़ी गलती कर, हमारा अभी एक दोस्त है,
उनकी हमारी बातचीत होती है, वो आमतौर पर जब डील क्लोज होती है ना तो वो झगड़ा हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, मतलब डील शुरू होती है और जब डील क्लोज होती है, पूरा हो जाता है काम, कोई मैंने कहा भाई इस काम को पुताई करवाना है, तो पुताई का जब आखिरी हिस्सा होता है ना तो हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पुताई जो आता है ना उससे मेरी लड़ाई, पेंटर से मेरी लड़ाई हो जाती है, या कोई और दूसरा काम है तो मेरी लड़ाई हो जाती है, और वो फिर वो विवाद बन जाता है। ये आमतौर पर पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो हमारी बातचीत मैंने पूछा कि क्या मसला है, वो कह रहा यार ये हो जाता है, मैं नहीं चाहता फिर भी हो जाता है सब। तो मैंने कहा बात दरअसल ये होती है कि जब आप डील शुरू करते हो तो आप पोलाइट डील शुरू करते हो। बातचीत कैसे करते हो, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा यार, अपन ही करना है, तुम क्या को फिक्र कर रहे हो, क्या कर रहा दे देना आप तो जो समझ में आया वो दे देना, जैसे चाहो वैसा कर लेना, तुम तो अपनी मर्जी से। तो जब आप किसी से यूं बोल देते हो अपन कर लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ा हाथ खुल जाता है उसका। मिसाल के तौर पे अगर मुझे आपने कोई काम 5,000 वाला देने वाले हो और मैं दिमाग बना के बैठे हूँ 5,000 रुपये, है ना, लेकिन आपने जैसे मुझसे कहा भाई ये काम एक नंबर का होना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत खर्चा पानी में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 5,000 की जगह उस काम को 6-7 हज़ार रुपये के अंदर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मैं भी कंफर्ट हो जाऊंगा, मटेरियल भी कहीं से भी खरीद लाऊंगा, क्योंकि मुझे आपने बोल ही दिया, और काम में भी क्वालिटी अच्छी लाने की कोशिश करूंगा। तो जो काम 5,000 में मैं मुनाफा करने वाला था वो 7,000 रुपये तक कॉस्ट चली जाएगी, क्या चली जाएगी। और फिर बाद में जब आप पूछोगे भैया दूसरे से 5,000 में कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा तो अपन के बीच में लड़ाई हो जाएगी है। तो ये क्या होता है कि जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम अगर फाइन बातचीत नहीं करते, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन उसको नहीं करते, तो अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइफ के ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है ना डील को फाइन नहीं करने की, चाहे पार्टनर में झगड़ा हुआ, आप कितने पीछे हो गए होगा आपको पता नहीं होगा, कई जगहों से आपका काम छूट गया होगा, कई जगहों से आपकी नौकरी छूट गई होगी, कई जगह आपके डील छूट गई होगी, क्या आपके अच्छे स्टेक होल्डर यानी आपके पार्टनर या आपके सप्लायर या आपके कस्टमर इसलिए टूट गए होंगे, कहीं ना कहीं आप लोगों में एक विवाद आ गया। क्या है, और विवाद कैसे आया, हमने फाइन नहीं की, डील को फाइन ट्यून नहीं करा, साफ सुथरा नहीं करा। तो ये कीमत कितनी ज्यादा होती है हम सोच भी नहीं सकते। हमें तो ऐसा लगता है इनसे होगा, इनसे नहीं होगा, ये आपके पिछले कितने दिन छोड़े और अगले कितने दिन तक रहने वाले थे, वो कितना बिलावजा आपको ढूंढने में, नया आदमी को ढूंढने में लगता समय वो सब बचता अगर आप इनकी डील बनी रहती तो। इनसे छूटे नहीं हो आप ये बार बार कितने लोगों को छूट जाते हो, तो बाजार भी कम होता जाता है, बदनाम भी होते जाते हो, दिमाग भी ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है। आपको एक आदमी को नहीं छोड़ते, लेकिन आप एक पूरे सिस्टम को छोड़ते हो जो पैदा हो रहा है। ऐसा समझो कि आपको एक पेड़ लगाना है, आम का पेड़, और वो लगता है 8 साल में, पहले लेता है कितने साल में लगता है, हर 2-3 साल में आपको पेड़ निकाल के दूसरे लगाना पड़ते हैं, तो कितने साल में लग जाएगा पूरी जिंदगी आप हजारों लगाओगे तो हमारे साथ यही होता है। क्या होता है, हम पूरे टाइम पूरी जिंदगी में जो 20-20 साल से काम कर रहा हूँ उनसे पूछो आपके शुरुआती स्टेक होल्डर कौन कौन से, कहना शुरुआत तो नहीं है अभी, आजकल फला के साथ चल गया है, आप किसी से पूछ लो आपके सबके स्टेक होल्डर कौन से होंगे, 2-3 साल पुराने, 1-2 साल पुराने, थोड़े दिन पुराने होते नहीं होता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या पार्टनर हो या वर्कर हो, चाहे सप्लायर हो या कोई भी हो, कस्टमर हो, सब थोड़े दिन चल पाते हैं हमारी। क्यों चल पाते हैं ये सब, क्योंकि हम जो भी डील कर रहे होते हैं ना उसे फाइन नहीं करते, उसे रिटर्न में नहीं लाते, उसे एकदम क्लोज पुस्तक में ले जाते, जबकि हुक्म है कि लिखो, सुन्नत है, उसे बार बार दोहरा के साफ करोगे। आप समझ गए बात, मैं समझ गया, ये लिख लो, क्या कर लो, सही है नहीं बात। अगर हम ये कर पाते हैं तो आप ये मान के चलो आप कितनी अपनी एनर्जी बचा पाते हैं, कितना आप अपना बिजनेस बना पाते हैं, आपको अंदाज नहीं है। तो तीसरा एलिमेंट डील का क्या होता है, उसको बातचीत को एक तो साफ बातचीत करना और फिर उसे नोट डाउन करना, रिटर्न में करना है। बनिए की कहावत है, पहले लिख बाद में दे, भूल पड़े तो कागज से दे ना, देने का मतलब कोई डील का नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सुन्नत है, बनिए की कहावत तो बनिए के लिए, सच्चाई क्या है, ये सुन्नत है, क्या है, सही है नहीं हो, सुन्नत कभी भी नुकसानदेह नहीं हो सकती और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो तीसरा काम हम लोग करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते, अरे यार तो भाई यार तू कैसा है, अपन पुराने ताल्लुक अच्छा, अपन एक दूसरे को जानते हैं, कोई भी डील करने के लिए आप क्या करते हैं। और मैंने जाना है कि मेरी जितने भी झगड़े टंटे हुए हैं आपसी समझ की कमी से हुए, ना सामने वाला बेईमान रहा ना मैं बेईमान रहा, मतलब है। लेकिन क्या हुआ कि उसने कुछ और समझ लिया, मैंने कुछ और समझ लिया, हमने जब उसे देखा नहीं तो हम दोनों को समझते रहे और लंबे टाइम बाद पता चला कि हम लोग विवाद आ गए। कल हम कुछ हमारे पार्टनरों के सामने बैठे हुआ था, तो वो बहुत दिन से किसी बात को लेके उनके दिमाग में एक घटना चल रही थी, उन्हें लग रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा कुछ है गेम। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कागज लाया, उसको दिखाया, बोला यार साल हम तो सोच रहे,
हमने दिखाया कि ये ऐसा है, हाँ अब ठीक है, हम साले उल्टे चल रहे थे। तो आप जब कुछ लिखित में नहीं करते या आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता या आप उस बात को फाइंड नहीं करते ना, तो लोगों के दिमाग अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, आप कुछ और सोचते रहते हैं, वो कुछ और सोचते रहते हैं, आखिर में क्या हो जाता है, आप लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है। डील का तीसरा एलिमेंट क्या है? डील को आप नोट डाउन करो। आप कोई कर्मचारी रख रहा है, कोई भी आदमी रख रहा है, उससे भी कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा, कितनी छुट्टी रहेंगी, कितना आपको खाने पीने को मिलेगा, कितना आपको पास पावर मिलेगा, कब कब आपको गाड़ी मिलेगी, कब कब आपको बैठने की जगह मिलेगी, कौन से रूम में आप बैठेंगे, क्या कुर्सी पे है ना, हमारे कौन, मतलब जितनी चीज़ें आप लिख सकते हो, जितनी फाइन बातचीत कर सकते हो, आप उतनी लंबी उससे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और जितनी कम अगर आपने बातचीत की है, तो मैं बता रहा था कि उसकी कीमत कितनी चुकाना पड़ती है हमें पता नहीं चलता। हमारे वो एक साथी बेचारे बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके उलझ गए, झगड़े टंटे हो रहे हैं, कभी पुलिस के केस बनना, कभी ये बनना, सिर्फ एक ज़रा सी कमी की वजह से कि वो पहले उसको फाइन ट्यून नहीं कर पाए थे। वो बोलते हैं कर लेंगे, वो प्रत्यांति नहीं है, लेकिन बाद में चीज़ें बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? जब करने का नंबर आता तो फिर उस पर बारीकी करते, जबकि बारीकी कब करना चाहिए? पहले। बाद में करने का नंबर आया तो मोटा मोटा छानना चाहिए। तो आपको करना कैसे चाहिए? तो डील का तीसरा एलिमेंट आपको समझ में आ गया? ये बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है, सामने से वो छोटी सी दिखती है। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के बीच की जब डील हुई किसी जमाने में, तो आज मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए की थी। आज की अगर कीमत में वो डील वैसी जिंदा रहती ना, तो आज 10 करोड़ रुपए की थी। कितने की थी? 10 करोड़ रुपए की थी। लेकिन हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मतलब हमारी डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से हम लोगों में विवाद आ गए, और विवाद के बाद क्या हुआ, घमाला हुआ, और उसकी कीमत हम दोनों को चुकाना पड़ी। मेरा भी उस लेवल पे नुकसान हुआ होगा, कुछ ना कुछ उनका भी नुकसान हुआ होगा, है। तो इसका मतलब ये होगा मैं ऐसा 10वीं मरतबा कर चुका हूँ, तो 10वीं मरतबा में कितना नुकसान हुआ होगा मेरा। तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि ये तो होता ही ऐसे है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आपको सही करना आता है ना, तो ये होता नहीं है। सबसे पहली बात, आप कोई भी स्टेक होल्डर बनाओ तो उसके बारे में जानो। हम सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? उसके बारे में नहीं जानते। हमने एक कारीगर बुलाया, ठेकेदार बुलाया, मजदूर बुलाया, कोई भी काम के लिए किसी को बुलाया, उसके बारे में जाने नहीं। उन्होंने कहा भाई कितने का बना दोगे, लाइट फिटिंग कितने में कर दोगे? उन्होंने कहा भाई साहब 50 रुपये पॉइंट कर दो। अब उसे काम ही करना नहीं आता, उसके पास सामान ही नहीं है, उसकी उतनी फिनिशिंग नहीं है उसके काम में। अब मैं बाद में टेंशन ले जाऊँ, क्या ले रही हो, अरे यार ऐसा कर, अरे यार वैसा कर, अरे यार ये बिगाड़ देते, अरे यार वो नुकसान कर दिया। अब वो मटेरियल भी मिटा लिया है, काम भी मिटा लिया, क्वालिटी भी नहीं आ रही, क्योंकि मैंने सबसे पहली गलती करी कि मैंने उसके बारे में नहीं जाना। क्या नहीं जाना? अगर मैं थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करता और शुरू में उसके बारे में, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, कितना काम किया है, कितना वो जानता है, अगर मैंने सही प्रॉपर एक स्टेक होल्डर पहले ढूंढ लिया होता और सारी मेहनत उसके साथ की होती। मान के चलो आज मैं 15 साल पीछे जाता हूँ, और 15 साल पीछे मैंने एक अच्छा लाइट फिटर ढूंढा होता, उसमें होता मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ता, और उनमें से 3 लोगों का काम देखने जाना पड़ता, मुझे 4 जाना। और काम देखने के बाद मैं मुतमईन होकर उनमें से किसी एक से अच्छे से डील करता और पूरी कॉस्ट सही करता और फिर लिखा पढ़ी कर लेता। तो मैंने अभी जो 10 लोगों से पिछले 15 सालों में जितने लोगों से संबंध बनाए होंगे, उन सबसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो अगर वो 10 लोगों से मिलना ज्यादा सस्ता पड़ता मुझे, या जो 50 लोगों से मैं बाद में मिला उनसे बड़ा, एक बार मिलना पड़ता, एक बार अच्छे समझना पड़ता। तो अगर मेरे उस वक्त जब रिश्ते बनाने से पहले अगर चीजों को ढूंढा होता, सही आदमी चुना होता, तो मुझे फिर पूरी जिंदगी दूसरे आदमी नहीं चुनना पड़ता, या बहुत कम चुनना पड़ता। ठीक है, अच्छा पेंटर भी मुझे उस जमाने में, एक कारपेंटर भी उसी जमाने में, एक मैसन भी उसी जमाने में अगर मैंने ध्यान दिया होता, या एक सप्लायर, एक वेंडर, कुछ भी, मतलब इवन कुछ भी, या वर्कर्स। अब बहुत सारे वर्कर रखे मैंने, बार बार रखे, जरा सी गलती की वजह से कि मैंने ना तो उसके बारे में जाना, ना अपने काम के बारे में जाना, ना उससे डील करने में जाना। तो बाद में वो दुखी हुए, मैंने हटाया, मेरा नुकसान हुआ, उनका नुकसान हुआ, उनका भी टाइम बर्बाद हुआ, मेरा भी टाइम बर्बाद। तो अगर मैं देखूँ सैकड़ों आदमी इसी वजह से हटे कि मैंने उनसे पहले नहीं जाना। बस आप आ गए, मैंने डील कर ली। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक कर्मचारी रखा, उन्होंने हमें नोटिस दे दिया, बाद ईमानदार आदमी था, और हमारी जरा सी गलती से हमने उम्मीद की कि आदमी ये काम कर लेगा, उससे वो काम नहीं आता था। हमने मेहनत ही नहीं करी उसको देखने में, उसको जानने के बारे में। तो ऐसी कोई बहुत सारी कीमतें चुकाना पड़ती है अपन को। तो डील के बारे में समझ पा रहे हैं ना अपन? तो डील है ना, सारा मुनाफा डील के 80% मुनाफा डील में होता है। किसमें होता है? तो नंबर 1 डील करने का तरीका बताया, डील होती क्या है आप समझ गए ना। अगर आपने रिवर्स साइड इंजीनियरिंग की है तो डील में प्रॉफिट होता है। क्या होता है? और अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप कभी कभी उल्टी डील कर लेते हैं, देखने में अच्छी होती है। अच्छा, कंफर्ट लेवल पे डील करते हैं आप। क्या करते हैं आप? कंफर्ट लेवल, सामने वाला मुतमईन हो जाए। मैं देखता हूँ हमारे एरिया में बहुत सौदे होते हैं, रियल एस्टेट के सौदे होते हैं, बहुत सारे सौदे होते हैं, लोग मुझसे सौदा करना नहीं चाहते।
मुझसे नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर बहुत कसाव होगा, बहुत कीमत को डाउन किया जाएगा, पेमेंट को डाउन, तो नहीं करना चाहते। वो किससे करना चाहते हैं? सॉफ्ट टारगेट से, जो उनकी बात मान ली। सिंपल, सही बात है। मैं भी अपने मान लो ज़्यादा क्यों मैं चाहूँगा, आप भी कम से कम मिल लेना चाहोगे, तो जो सबसे कम में लेना चाहेगा उससे कोई करना चाहेगा नहीं है, जो सबसे ज़्यादा कीमत में लेना चाहेगा उससे करना चाहेगा। तो लोग उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं जो ऐसी कीमत। अब आप समझिए, जो सबसे महंगा लेगा क्या वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? तो मुनाफा जो होता है ना, असली मुनाफा, वो आप खरीदते टाइम होता है। कब होता है असली मुनाफा? और लोग यहीं पे ध्यान नहीं देते, वो समझते हैं बिक्री में हम कमाएंगे। कब कमाएंगे? समझ में आ रही मेरी बात? मुनाफा कहाँ होता है? तो खरीदी में होता है, बिक्री में मुनाफा नहीं होता। बिक्री तो होती है, जैसे समझिए एक वाटर लेवल है, एक वाटर लेवल है, ठीक है ना, और एक वाटर लेवल पे फ्लोट करने वाला कोई आइटम है आपके पास, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जितना आप उस फ्लोट आइटम को नीचे ले जाएंगे, वो उतना ऊपर आने के लिए कंफर्टेबल। आप 2 फुट नीचे ले गए तो 2 फुट को खुद ब खुद बगैर ताकत लगाए आपको ऊपर जाएगा। आप 5 फुट नीचे ले गए तो वो कितना ऊपर जाएगा? और आप 8 फुट नीचे ले गए और आप 20 फुट नीचे ले गए, तो बाजार में जो सेल होती है ना, वो एक लेवल है। परचेज जो होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, जो कॉस्ट से आप जितनी एफिशिएंसी लाते हैं ना, वो सब है प्रॉफिट। क्या है बात समझ पा रहे हैं मेरी? तो जितना आप उसे नीचे ले जा सकते हैं, वो उससे बाजार तो कोई भाव तो आएगा चाहिए। बाजार के भाव से ज्यादा आप नहीं बेच सकते चीजें। वो एक मोनोपोली बिजनेस होता है, वो एक अलग चीज है, वो पार्ट अलग है, वो कभी बार बाद में बात करेंगे मोनोपोली बिजनेस के बारे में। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ डील के बारे में बता रहा हूँ। तो डील कहाँ पर सबसे इफेक्टिव होती है? परचेज में। लोग सबसे कम ध्यान का देते हैं, ले तो लो, फिर देखेंगे कैसा लगेगा, क्या होगा। इसमें ज्यादातर लोग मरते हैं। किसमें मरते हैं? अगर डील गड़बड़ कर दी आपने, परचेजिंग अगर आपने बिगाड़ ली, तो आपका मुस्तकबिल खतरे में है। क्या है? क्योंकि किसी भी चीज का जिसका आगाज होता है उसका अंजाम भी होता ही होता है। तो कोई भी डील करो, सबसे पहला काम करो, रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में जो बता रहा हूँ ना, तो उसका सबसे पहले उसका एंड देखो। क्या देखो? अंजाम क्या होगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो मैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालता हूँ। मैं निकालता हूँ कि भाई मैं बिक्री क्या भाव होगी, सबसे पहला लफ्ज मेरा क्या होता है वहां से, क्या भाव होगी। और उस भाव का मैं टॉप लाइन नहीं ढूंढता, मैं बॉटम लाइन ढूंढता हूँ। जैसे भाई 400 से 600 होगी यहाँ पर, क्या भाव होगी, तो मैं कौन सा रेट लूंगा यहाँ पर? 400। समझदार इंसान क्या करेगा? 200 रुपए का मार्जिन किसके पानी में रखना चाहिए। और बेवकूफ क्या कहेगा, क्या 600 पर बिक सकता है, क्या हो सकता है। तो ये इसने रिस्क बढ़ा लिया, आपने नहीं बढ़ाया। आप जब भी आप कोई आइटम करो, तो रिवर्स इंजीनियरिंग में आपने जो बिक्री का भाव है, तो उसको कहाँ से शुरू करो? अपने प्रोजेक्ट का एंड करो। क्या करो? जो भी आप माल लाते हो उसे बेचेंगे कहाँ, और वो बॉटम लाइन पे कितने में बिकेगा। सबसे पहले क्या करो? खरीदी में या तो मटेरियल की कॉस्ट बनाओ, या फिर आप क्या करने वाले हो। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, आप पैसा नहीं होता, वैसे निकालो कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। सबसे पहले क्या करो? उसकी सेल्स देखो, और सेल्स भी कौन सी वाली? बॉटम लाइन वाली, ठीक है ना। फिर उसकी कॉस्ट देखो, टॉप लाइन वाली। सारी कॉस्ट कहाँ की देखो आप? ऑपरेशन कॉस्ट कितनी आ सकती है, हाईएस्ट कितनी आ सकती है, प्रोडक्ट प्रमोशन कॉस्ट कितनी आ सकती है ना। चेन सिस्टम में कितना आप उसको जो आपको स्टेक होल्डर्स को देते हो बीच में, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, या आपका सप्लायर होता है, या होलसेलर हो सकता है, जो भी होता है, एजेंट हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है ना, गवर्नमेंट के टैक्सेस हो सकते हैं। उन सब में हाईएस्ट कितना खर्चा आ सकता है, हाईएस्ट। लोएस्ट क्या भाव लिखेगा, हाईएस्ट कितना प्रॉफिट मतलब खर्चा आएगा। अब कितने में खरीदना है इस चीज को, समझ में आ रही है ना। ये दोनों एलिमेंट अगर आपने मिला लिए, तो तीसरा एलिमेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। और वो नहीं मिल रहा तो आप वो काम मत करो। क्या मत करो? यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर होता है। कहाँ पर डिक्लेयर होता है? बात समझ में आ रही मेरी। अगर आपने लोएस्ट सेल प्राइस ले ली और हाईएस्ट एक्सपेंसेस निकाल लिए, तो दोनों मार्जिन आपके पाले में चलेगा। जितना हाईएस्ट सेल होगी वो आपके पास आएगा, जितने लोएस्ट कॉस्ट कर लोगे आप, वो आपके हिस्से में प्रॉफिट में आएगा। इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्रॉपर्टी को ही लेते हैं आप, है ना। एक प्रॉपर्टी है, वो 1 करोड़ रुपए में बिक रही है। कितने में बिक रही है? और हम 1 करोड़ में खरीदार है। कितना है? अब हम उसे बिक्री करने जाते हैं, तो उसकी सेल्स वैल्यू 3 करोड़ तक जा सकती है। 2.5 से 3 करोड़ में, या 2 से 3 करोड़ के बीच में बिकेगी। कितने में बिकेगी? तो हमने माना कि 3 करोड़ तक बिक सकती है। उसकी ऑपरेशन कॉस्ट जो है ना, वो 80 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए के बीच में आने वाली है। कितने आने वाली है? 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में आने वाली है। तो अब हम इसे क्या करते हैं कि 3 करोड़ की बिक्री और 80 लाख रुपए का खर्च, इसमें कितना, और 1 करोड़ की खरीद, तो आप लोगों को कितना मुनाफा मिला है? 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुनाफा हुआ है।
अब जब हम उन्हें 1 करोड़ में उसे खरीदा और हम बिक्री करने गए तो वो बिक्री हुई 2 करोड़ की और ऑपरेशन कॉस्ट आ गई 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो 2 करोड़ का हमने उसे बेचा और 1 करोड़ 20 लाख रुपए में खर्च कर दिए। तो खरीदी कितने की थी हमारी 1 करोड़ की, तो अब कितने की पड़ गई वो हमें 220 की पड़ गई। बिकी कितने की, तो अब क्या हुआ हमारे साथ, अभी क्या था इसके अंदर 1 करोड़ 80 लाख रुपए मुनाफा हो गया था या 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुनाफा हो गया था। अब क्या हुआ उल्टा 20 लाख रुपए घाटा हुआ है। तो अगर आपको डील करना नहीं आता तो आप जितना ज्यादा काम ऐसे करोगे उसका नतीजा क्या निकलेगा, उल्टा हुआ। तो जितने भी अगर आप दिवालिया लोगों को देखेंगे हमारे आसपास के, वो सिर्फ इसी एक फ्रेम को नहीं समझ पाते। वो स्टार्ट पॉइंट जानते हैं, एंड पॉइंट नहीं जानते। क्या नहीं जानते, और उसे अपर साइड से वो कैलकुलेट करके लाते हैं और उसमें जितना लॉस होता है वो खुद बेयर करते हैं, वो सामने वाले में नहीं डालते। मैंने अभी हमारे एक दोस्त को देखा, वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोगों से कि भाई हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, तो वो उसके हाईएस्ट प्रॉफिट लाइन पे उनसे बात करते हैं। मान लो मेरी यूनिट 2000 रुपए की है, तो वो कहते हैं कि 2000 की खरीदता हूँ मैं, 2600 की बेचता हूँ, 600 रुपए मिलते हैं, 300 तुम्हारे 300 मेरे है। तो आदमी कहता 300 भैया मुझे 300 फिक्स दे देना, क्या करना। अब वो क्या होता है कि उसके अंदर जो खर्चे होते हैं 300 रुपए वो उसको काउंट ही नहीं करते। बाद में वो 2000 रुपए का आइटम खरीदते, कभी कभी 2100 में खरीदते, कभी कभी 2200 खरीदते, कभी वो जो 2600 का बेचने वाला आइटम होता है वो कभी 2400 में बेचते हैं, कभी 2300 में बेचते हैं, कभी 2500 में बेचते हैं। तो वो सारे लॉसेस किस केस में डाल लेते हैं और सारे प्रॉफिट किस केस में डाल देते हैं, इन्वेस्टर केस में। अंत में क्या होता है, वो लंबे टाइम से लंबा सारा बिजनेस कर रहा है, लंबी सारी पूंजी नहीं बना पा रहे। वो कहते हैं साला पता नहीं यार क्या बात है, पूंजी नहीं बनती मेरे पास, क्या नहीं बनती, इसलिए मुझे लोगों को देना पड़ा। तो वो इंजीनियर इस बात को समझते नहीं है। तो डील में प्रॉफिट होता है, किसमें होता है प्रॉफिट, एग्जीक्यूशन में छोटा सा पार्ट होता है प्रॉफिट का। क्या होता है, आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट के बारे में आपको बताया 1 करोड़ 80 लाख से या 1 करोड़ 20 लाख के बीच में, तो ये जो 40 लाख रुपए है ना, ये वाला मार्जिन आप ला सकते हो। कौन ला सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी ला के, ये चुप करके। प्रोडक्शन की यूनिट के बारे में, अब ये डील के बारे में हुआ। पहले अपन ने क्या समझा, स्टेक कौन सा होता है, कैसे कैसे आप काम करते हैं। दूसरे नंबर पर अपन ने क्या समझा, डील्स के बारे में समझा। तीसरे नंबर पे एक चीज होती है जो प्रोडक्ट होता है, जो भी आप लेते हैं उसके 3 एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, अगर आप इन 3 में से किसी एक में चूकते हैं तो आप प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ये 3 एलिमेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। आप 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं, कुछ भी आप सर्विस दे रहा है, कोई भी काम कर रहा है, सबसे पहली चीज होती है मान लो कॉस्ट होती है, ठीक है। नंबर 2 होती है क्वालिटी, क्या होती है, और नंबर 3 होता है टाइम। ये होता है उसका प्रॉफिट, जो इसका एलिमेंट है, इसका प्रॉफिट क्या होता है। अब इन 3 चीजों में मान लो कॉस्ट है, मैं अब एक अपन इसे एग्जांपल से समझते हैं, 2-3 चीजों में समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्विस में समझते हैं और दूसरा कॉस्ट में समझते हैं, प्रोडक्शन में समझते हैं। सर्विस में क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक शादी करना है, आपको क्या करना है, शादी करना। मान लो तुम्हें शादी करना, तुम्हारे भाई, इन्होंने एक सर्विस देने आ गए, भाई साहब मैं आपकी शादी का पूरा अरेंजमेंट, खाना पीना पूरी व्यवस्था सब मैं करूंगा। और इन्होंने कहा कि 600 रुपये प्लेट में आपको सब कर दूंगा, सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, अब आपने, इन्होंने कहा 600 रुपये क्या हुआ कॉस्ट। अब इन्होंने बातचीत करी क्वालिटी में, इन्होंने कहा देखो भाई साहब इतने टाइप के खाने है ना, इस क्वालिटी के खाने और इस टाइप का टेंट, इस क्वालिटी का टेंट है ना, सही है नहीं बात। इन्होंने सब चीज बात, इस टाइप का डेकोरेशन, तो सारी क्वालिटी की इन्होंने डील कर लिया। भाई क्या कर ली, तीसरी चीज क्या हो गई, एक डेट इन्होंने डिक्लेयर कर ली कि भाई अक्ति आ रही है, अक्ति के दिन होना शादी। कौन से दिन होना, हमारे घर में बारात कमाने वाली है, ठीक है। ये तीनों चीजें इन्होंने कर ली, ठीक है। अब इस 3 में से ये एक दिन आते हैं, तो ये कहते हैं सुनो भाई, वो जो मैंने आपसे 600 रुपये प्लेट की थी ना, वो कॉस्ट बढ़ गई। क्या हुआ, जैसे ये वाला कॉलम ये खींचेंगे अपन, ये दोनों क्या हुआ, सुकड़ जाएंगे और प्रॉफिट कहाँ पहुंचेगा, ये वाली लाइन ऐसी पतली हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, तो ये प्रॉफिट वाली लाइन छोटी हो जाएगी। अब क्या ये मान लेंगे, और ये 600 रुपये का जो ठेका दिया था 800 रुपये का पेमेंट कर देंगे, ये करेंगे नहीं करेंगे, तो नतीजा क्या निकलेगा, डील कैंसिल हो जाएगी, विवाद हो जाएगा, नहीं तो इनको लॉस हो जाएगा। कम से कम क्या हो जाएगा भाई, 650 की तो मुझे ही पड़ा पूरा अरेंजमेंट मिला के, और जो 150 मुझे कमाना था वो क्या हुआ, या 100 मुझे कमाने वाला था वो तो मेरा गया। सही है नहीं ये बात। तो नंबर 1, अगर कॉस्ट में कोई भी चीज अगर आपने उस कॉस्ट में नहीं कर पाए
तो लॉस होगा। ये बहुत सिंपल, सब जानते हैं वाली बात। कौन सी वाली बात? यही होता नहीं होता? हम जो चीज़ देते हैं, जो सर्विस देते हैं, या प्रोडक्शन की बात कर लें, आप मैंने इनसे टेबल बनवाई, इन्होंने टेबल बनवाई, इन्होंने कहा 3,000 रुपये बना के दूंगा। ये जिस दिन बना के लाए तो उनका भाई साहब 35 रुपये की पड़ी, मैंने खुद 3200 की पड़ी। भैया तू जान, भैया तू जान, मुझे तो मैंने 30,000 में 3 करा, मैं 3,000 दूंगा, तो 200 का घाटा हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। तो नंबर 1 कॉस्ट को लेके अगर आप मिस कर जाते हो तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, कोई भी सर्विस दो, नंबर 1। नंबर 2 क्वालिटी की बात आती है। इनके घर जो शादी थी, इन्होंने कहा था मैं 12 आइटम दूंगा खाने में, कितने दूंगा? इन्होंने 6 दे दिए। इन्होंने कहा था टेंट में उस क्वालिटी का लगाऊंगा, इन्होंने हल्का कर दिया, है ना। और जो एक्स्ट्रा दुनिया भर के जो तमाचे होते हैं उनमें हल्का बना लिया। तो क्या लगता है ये 600 रुपये से पेमेंट कर देंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। है ये कहेंगे भैया तूने मेरा पूरी शादी का नाश कर दिया, उल्टे तू पैसे दे, मेरे समझे दुखी हो गए, है ना। जितना मैंने एडवांस दिया वो भी वापस करेंगे। मतलब लड़ाई होगी इनकी बीच में। क्या होगी? तो भी प्रॉफिट, अगर ये वाली लाइन खिंच गई तो ये वाली दोनों लाइन नीचे हो जाएंगे, तो प्रॉफिट वाली लाइन ये खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? गलत बोल रहा हूँ मैं आपको? तो ये 2 चीजें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिस कॉस्ट में आपको करना है उसी कॉस्ट में करो, और जिस क्वालिटी का देना उसी क्वालिटी में लाओ। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इन्होंने सब कॉस्ट मैनेज करने के लिए क्या, उस दिन टेंट महंगा मिल गया था और क्वालिटी भटियारे भी नहीं मिल रहे थे, सामान भी नहीं मिल गया था उसे। तो इन्होंने इनसे कहा कि देखो भाई साहब, अख्ती के दिन आपके शादी थी, मैंने अख्ती के 3 दिन बाद आपके कार्यक्रम कर दिया, टेंट भी सस्ता मिलेगा, कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी, तो आपको 550 का पेमेंट करेंगे। बस शादी वाले दिन मैंने अरेंजमेंट नहीं कर पाया। क्या नहीं करवाया? हम इन 2 चीजों के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके बारे में हम लोग सब ध्यान देते हैं, इसके बारे में थोड़े लोग ध्यान देते हैं, इसके बारे में बिल्कुल लोग ध्यान नहीं देते। हम जितने भी लोगों को जानते हैं उनसे जो भी रिलेशन खराब होते हैं ना, मैंने देखा यहाँ पे श्रवण में बहुत सारे लोग जो सर्विस देते हैं वो 1 नंबर की कॉस्ट दे देते हैं और 1 नंबर की क्वालिटी भर के दे देते हैं, लेकिन टाइमली डिलीवर नहीं करते अपने काम को। क्या नहीं करते? और उसके ना धीरे धीरे उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो लोग इस पर तो ध्यान देते हैं। अभी मुझसे एक साहब भोपाल में मिले, बोले यार मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी देता हूँ, बहुत अच्छी रेट में देता हूँ, लोग फिर भी मुझसे काम नहीं करवाते। अच्छा, भोपाल में विदिशा मिले जब एक वो वेंडर अपने सब आके बैठे थे और उन्होंने कहा कि साहब हम तो अच्छी क्वालिटी देते हैं, सर्विस देते हैं। फिर अपन ने पूछा था कि आप टाइमली उसे डिलीवर कर पाते नहीं कर पाते। तो ये वाला पॉइंट लोगों से मिस हो जाता है कि भाई बाद में दे दिया, हम उस वक्त दे दिया तो क्या हुआ, दिया तो सही ना, तो दुखी कर दिया तो इन्हें तो कॉस्ट प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। तो तीसरी चीज क्या होती है ना, एक बार आएगा। पहली बात तो एक बार ही दुखी होकर भाग जाएगा, अब तू रख तेरा सामान है भाई, 12 बजे खाना खिलाना तो तुमने 3 बजे ला के दिया, उसके मेहमान ही चलेगा, अब वो पैसे देगा आप काय को देगा? वो एक बार भी देगा, जितना एडवांस है वो देकर छोड़ देगा, उसे खा सकते हो, लेकिन प्रॉफिट नहीं आएगा आपके पास। तो ये 3 एलिमेंट का बहुत ध्यान रखना। कुछ भी काम करते हो आप, कोई भी बिजनेस करते हो, इन तीनों चीजों को अगर आप कस नहीं पाते हो तो आपका ये प्रॉफिट पैदा नहीं होता। अगर ये वाला खिंच गया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला खिंच गया तो ये दोनों साइड चले जाएंगे तो ये चला जाएगा, ये वाला खिंच गया तो प्रॉफिट कहाँ से पैदा होता है? इन 3 एलिमेंट को मिलाने से। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, कुछ और कोई सवाल जवाब किसी के दिमाग में कुछ हो, कुछ पूछना बताना। आपने कहा जी उसके बारे में, कस्टमर के बारे में या जिससे अपन डील कर रहे हैं उसके बारे में कुछ समझना चाहिए। तो क्या उसका आस पड़ोसी अपन को मिसगाइड कर दे उसके बारे में, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं इनको माल दे रहा हूँ, उसी शहर का दूसरे ने कह दिया यार अब्दुल्ला यार थोड़ा संभल के रहना यार, वो थोड़ा पैसे में लेन देन में थोड़ा सही नहीं है, तो मैंने आपसे कहा उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, आपको कच्चे कानों का नहीं होना चाहिए, तो कैसे आपको अलग अलग एंगल से जानना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात ये कि आप देखो कि उसके कॉम्पिटिटर से पूछ रहा हो क्या, तो गलत ही राय देगा। आप उससे पूछ रहे हो क्या, उसके दोस्त से पूछ रहा हो तो वो भी गलत राय देगा। अगर कोई भी बंदा डायरेक्ट उससे इम्पैक्ट हो रहा है या उससे कनेक्ट है तो वो आपको न्यूट्रल राय नहीं दे सकता। नंबर 1 समझ रहे आप बात। कॉम्पिटिटर से पूछोगे तो वो राय देगा कि सही नहीं देगा, और उसके करीबी से पूछोगे, हर माँ का जो बेटा होता है सबसे अच्छा वही होता है, हर बाप का बेटा भी सबसे अच्छा होता है। तो मैं अपने बेटे के बारे में क्या राय रखूँगा? मैं थोड़ी गलत राय रखूँगा, तो मेरे भाई के बारे में नहीं रखूँगा। तो मैं आप अगर किसी से पूछ रहा हूँ, वो पहली बात एक डायरेक्शन में कुछ भी समझोगे ना तो आधा अधूरा समझ में आएगा, अलग अलग एंगल से समझना पड़ेगा आपको। भाई जानकारी मिलाने का मकसद सबसे पहली बात तो आप अपने स्तर पर जानकारी मिलाओ कि वो क्या करता है, फिर उसकी ट्रैक हिस्ट्री देखो। किसी से पूछो बताओ मत कि उसने अगर 12 आदमियों से काम कर रहा है तो 12 के साथ कैसे संबंध है इसके, है ना। उसके बारे में मान लो कितनी फैक्ट्री है, कितनी जगह काम चलता है, क्या काम चलता है, कितनी इसकी बिक्री हो रही है। पहली बात तो वो जो सामने से काम कर रहा है ना उसी से सब सामने समझा जाता है।
अगर उसका काम स्मूथ चल रहा है और फास्ट चल रहा है और बड़ा वो चल रहा है, दैट मीन्स वो आदमी सही है। अगर उसको बाकी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम किस टाइप की है? मतलब ये पेमेंट लेने वाले ज्यादा आ रहा है इसके पास या माल लेने वाले ज्यादा आ रहा है? पेमेंट लेने वाले आ रहा है मतलब इसका लेन देन खराब है, माल लेने वाला आ रहा है मतलब इसकी कॉस्ट अच्छी है ना, कुछ ना कुछ अच्छा है जिसको ऐसा हो रहा है। तो आप डायरेक्ट जाओगे, प्रोडक्शन स्लो है थोड़ा उसका, लेकिन प्रोडक्शन से स्लो है लेकिन उसकी डील अच्छी है, लोगों को पसंद आती है, इसलिए हो रहा है। तो आप पहली बात तो आप उसी के बारे में जान सकते हैं, फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फला मकान बनाया था इस आदमी ने, तो वो मकान देख के आ सकते हो आप, कैसा बना था, क्या हुआ था, उस बंदे से पूछ सकते हो, उसका एक्सपीरियंस है। सही है नहीं बात? तो आप जिससे उसके रिलेशन हो उनसे पूछो, और फिर 360 पूछो, उसके करीबियों से पूछो, उसके दुश्मनों से पूछो, उसने जिसका प्रीवियस वर्क किया उनसे पूछो, और फिर अपनी राय बनाओ। उनकी रायों से राय मत बनाओ, उस सबको निकालो, फिर उसमें से अपनी राय निकालो। कच्चे कान का होना और समझदार होने में बहुत फर्क है। जानकारी तो चाहिए ही है ना अपन को, उसी पे फैसले करना। अब वो जानकारी का दूसरा लफ्ज कच्चे कान होता है, क्योंकि जानकारी किसी से लोगे तो सुनोगे या तो सुनोगे मतलब क्या उसकी का बात सुन रहा हो। तो कच्चे कान का होना मतलब जिसने जो बोला है उसे मान लेना, और समझदार होना मतलब उसे सुन के डाइजेस्ट करना, उसे समझना, उसमें से वो बातें निकालना जो उसने नहीं बोली हैं। कुछ बातें ऐसी होती तो उनके बारे में बताते तो कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। वो एक फिल्म के अंदर एक था, क्या मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है पर वो शराब पी लेता है कभी कभी, क्या करता फिर वो पी लेता है, वो जुए में हारता है इसलिए पी लेता तो मेरा मतलब बता कुछ और रहा है लेकिन क्या कुछ और रहा है। तो ऐसा हमेशा होता है अपने आसपास। आप बहुत अच्छे समझ लो, अगर आप लफ्जों को सुनते हो तो आप आदमी को नहीं जानते। दुनिया के हर बड़ा आदमी, हर समझदार आदमी, हर कामयाब इंसान कभी लफ्ज नहीं सुनता, वो उसके पीछे का बिहाइंड द सीन सुनता है। अब डॉक्टर के पास जाइए, अब 4 अलग अलग लोग जाएंगे, 1 2 3 4, चारों अलग रेट कर, डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ है पेट में, दूसरा जाएगा डॉक्टर साहब पेट में तकलीफ है, तीसरा जाएगा हाँ साहब थोड़ा बीमार से रहते हो, पेट में थोड़ा तकलीफ है। डॉक्टर चारों को सुनेगा लेकिन फील अपने हिसाब से करेगा, क्योंकि एक आदमी इतना थोड़ा सीधा है कि जरा सी तकलीफ होती है ना बहुत नाटक करता है, नहीं मरते। दूसरा इतना बहादुर होता है, अरे कुछ नहीं होता, मुझे थोड़ा तकलीफ होगी, क्या होगा, मर थोड़ा जाऊंगा। तो डॉक्टर उनके लफ्ज नहीं सुनता, क्या नहीं सुनता, वो उस मर्ज की गंभीरता सुनता है। क्या कहाँ पर दर्द हो रहा है, उनका यहाँ पर हो रहा है, हाथ लगाने से हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा हाँ कितना हो रहा है, थोड़ा तेज हो रहा था, अब वो समझ गया इसका किडनी के मसला है, ये उसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ नहीं। तो डॉक्टर उसके लफ्ज नहीं सुनता, उन चारों अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? डॉक्टर क्या सुनता है? बिहाइंड द सीन सुनता है। अगर किसी आदमी का, अगर कामयाब इंसान के साथ आप बैठते हो तो आप अपनी कितनी तारीफ कर रहे हो। अभी एक साहब मेरे पास आए, मुझे बोले कि साहब मुझे गाड़ी चलाना आती है, मुझे फला काम आता, मुझे फला काम आता, मुझे फला काम आता, मुझे फला काम आता। मगर दैट मीन्स आपको कुछ भी अच्छे से नहीं आता। मतलब क्या हुआ? मैं क्या, कोई भी इंसान एक काम में एक्सपर्ट हो सकता है या 2 काम में हो सकता है, अगर उसे 10-12 काम आते हैं तो कम से कम एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता वो आदमी। तो मैं इसका मतलब ये होगा आप किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो, ये बोलूँगा। अब वो क्या समझे थे कि मैं अपनी बहुत सारी खासियतें बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि आप में कोई खासियत नहीं है, आम काम सब आते हैं। क्या आते हैं? तो सुनना आना चाहिए, आप क्या आना चाहिए, लोग क्या है माँ बहन सुतूर समझ आना चाहिए, माँ बहन सुतूर, या मुझे लाइनों के बीच में, हाँ बिहाइंड द लाइन, हाँ बिटवीन द लाइन, बिटवीन द लाइन, इसे यूं बोलते हैं बिटवीन द लाइन, आपको समझ आना चाहिए। अभी किसी से मेरी एक दिन बातचीत चल रही थी, वो बोले कि देखिए सर मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट दूंगा आपको ये, लेकिन बिटवीन द लाइन आपको सुनना पड़ेगा इसमें से। तो उन्होंने जो बात कही वो कुछ और थी और मुझे जो समझाया उन्होंने वो कुछ और था। तो ये भावार्थ होता है। क्या होता है? जितना आप इसमें एक्सपर्ट होते जाते हो इन शब्दों में, वो आप धीरे धीरे जानते जाते हो, तो लोगों के बारे में आप समझ पाते हो लोग क्या राय रख रहे हैं। तो कच्चे कानों का होना और समझदार होने में फर्क है, ठीक है ना। बिटवीन द लाइन सुनना आना चाहिए आपको। हाँ वही बात है। अभी हमें कॉम्पिटिटर बताते थे तो इसलिए वो अब ये बात क्लियर हुई है। कुछ और फहीम भाई? सवाल कम देते हैं। आपने अभी बोला था कि 1% अपन को सही करना है, ऐसे ही वो विवेक बिंद्रा ने बोला कि अगर आप एक दिन अपने आप को 1% सही करते हैं तो साल के 365 दिन में आप 3800% सही कर लेंगे। तो वो कैसे हो जाता है 3800% कैसे हो जाता है? 3800% का मतलब 100% मतलब 3 गुना 4 गुना सही हो जाते हो आप। यानी जितने हो आप आज उससे 3.5 गुना और बढ़ जाते हो आप। समझ में आ रही है? 3500% में 3.5 गुना। अगर आप आज 6000 महीना कमाते हो और रोज सुधार करते हो आप 1%, तो 6 18 3 21 यानी 21 27,000 महीने हो जाओगे आप।
नंबर्स में मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो समझने में आसानी हो जाए। तो अगली साल आप आज के दिन कितने कमा रहे हो? 27,000 कंपाउंड रहता है वो। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है ना, नहीं, आपने 1% सुधार करा तो कल आप उस 101% में 1% कर रहे हो, मतलब कल जितना सुधार होगा 1% पहले दिन का 0.01% 0.1% उस दिन एक है ना 0.01% हर रोज। तो अगले दिन उससे सब होता जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा ना। नहीं, वो कंपाउंड इफेक्ट अलग हो गया। तो ये ना 38% कैसे हो जाता है? होना तो 365 दिन है ना। होना चाहिए। नहीं वो 380 नहीं 3800 कह रहे हैं। वो कंपाउंड में कंपाउंड इफेक्ट होता है। 3800 होता है। नंबर्स में अभी नहीं कैलकुलेट करा, मैंने एक बार किया था, भूल गया वो क्या था वो, मैंने बताया था ना। तो लेकिन वो होता है, वो कंपाउंड इफेक्ट जो आता है ना, कंपाउंड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। कंपाउंड इफेक्ट ही असल होता है। मतलब इसके बाद सिर्फ एक ही चीज होती है जो कंपाउंड को हटा सकती है, वो लीवरेज होता है। कंपाउंड क्या? वो अपन कभी इस बारे में फिर अपन लंबी, वो बहुत ज्यादा है, मैं कभी उस बारे में बताऊंगा तो मैं उसका इफेक्ट बताऊंगा कि अर्निंग कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे होती है, उसका कैसे कैसे इम्पेक्ट आता है। तो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, बहुत ही जबरदस्त होता है। मतलब इसके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर पाते। इस बारे में छोटा सा अपन ने एक कहानी सुनी होगी कि वो 30 दिन तक डबल दो और डबल के बाद आप उसे आप उसके बदले में क्या लेना चाहते हो, है ना। या वो एक बहुत पहले के वो शतरंज का उसने ला के रख दिया कि हर एक पे डबल चावल का दाना रखो और फिर डबल रखते जाओ, तो क्या होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो ऐसे ही कंपाउंड का जो होता है ना, ये एक मिरेकल है, जादू है ये। कि अगर आप कंपाउंड के बारे में जानते हो, कंपाउंड बहुत अजीब हो, डरा देता है आपको, डरा देता है। क्या करता है कंपाउंड? इसी से आपकी लाइफ में बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मैं सोचता हूँ 10,000 रुपये, इसमें अगर 200 रुपये साल बढ़े तो क्या बढ़ा, लेकिन नहीं, कंपाउंड में जब देखूंगा मैं इसे तो पता चलेगा क्या बढ़ता है, मतलब उसकी रफ्तार क्या होती है अपन तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन हम आठ बाजू है, असल में जब हम देखते हैं ना ऐसे, तो कैसे देखते हैं? इधर से देखते हैं। जब इधर से देखते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता, ऐसे अपन समझते हैं थोड़ा सा। एक हुआ एक, मतलब हम करते 30 दिन का करते हैं। कितने दिन का करते हैं? तो 8 आने का डबल देते हैं अपन। कितना देते हैं? तो पहले दिन कितना हुआ है? 1। दूसरे दिन कितना हुआ है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 10 दिन में कितना हुआ है? 512। 10 दिन में कितना हुआ है? अब अगले 30 दिन में कितना होने वाला है? वो तो बहुत हो रहा कितना होगा? दुगना होना। 512, 1024 कितना हुआ है? 512 के बाद 1024 मतलब 2048 और 4096 और 8,192, 16,384, 15 दिन में। अगले 15 दिन में कितना होने वाला है? अब 16,384 में से 384 अभी हटा देते हैं अपन, तो 16, 32, 64, 128 और 256, 512। अब ये कितने दिन होगा? 21वां दिन। 21वां दिन 512। अब 512 का मतलब 5,12,000। चलो 12,000 एक बार वो छोड़ देते, ठीक है। तो 5 लाख के बाद अब यहाँ पर है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख और 80 लाख। ये कौन सा दिन है? 26वां है। 80 लाख 25वां हो गया। अब 26 में 80 लाख के 1 करोड़ 60 लाख। दूसरे दिन 3 करोड़ 20 लाख। चौथा 6 करोड़ और 12 करोड़ 80 लाख। आखिरी दिन सिर्फ 12 करोड़ 80 लाख बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 98 में कितने बढ़ेंगे? कोई तसव्वुर कर सकता है क्या? आखिरी दिन 12 करोड़ 80 लाख बढ़ने वाले एक दिन में। तो ये होता है मिरेकल। आप उसे काउंट करते हो ना तो कहाँ तक आते हो? 10-15 तक। तो 10-15 तक कुछ हजार होते हैं। क्या होते हैं? हम जिंदगी में ऐसे सोचते हैं कि अब एंड नहीं ले पाते, ठीक है। अभी अपन बातें तो बहुत सारी हैं, रेगुलर करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है इंशाल्लाह।